एपिसोड 2। कोयला। कोयले को मुख्य रूप से चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। एंथ्रासाइट यह सर्वश्रेष्ठ कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 95% तक होती है। बिटुमिनस यह भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लिग्नाइट ये थर्ड ग्रेड का कोयला है। और बात करें पीट की तो यह सबसे खराब किस्म का कोयला है जिसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 20 to 25% तक होती है। और बात करें यूज़ में लाया जाने वाला जो कोयला है वो कौन सा प्रकार है, तो सेकंड प्रकार का है ये बिटुमिनस। यह भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं धातुएं। धातुओं में मिश्र धातु की बात हो रही है। लोहा, निकल व क्रोमियम धातु के मिश्रण से नाइक्रोम का निर्माण होता है। नाइक्रोम का निर्माण कैसे होता है, तो नाइक्रोम का निर्माण होता है लोहा, निकल और क्रोमियम। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तांबा व जिंक के मिलने से पीतल का निर्माण होता है। इसका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है पिताजी। पीतल का निर्माण होता है तांबा और जिंक के मिलाने से। तांबा व टिन के मिलाने से कांसा का निर्माण होता है। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कांसा का जो निर्माण होता है वो कौन कौन से ऐसे धातु हैं जिनको मिलाने से होता है, तो वो है तांबा और टिन। तांबा, जस्ता व निकल के मिलने से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा जर्मन सिल्वर की जब बात हो तो उसमें सिल्वर नहीं होगा। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें सिल्वर डाल करके ऑप्शन दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जर्मन सिल्वर की जब बात हो तो उसमें सिल्वर, ध्यान रखिएगा सिल्वर ना हो। जैसे तांबा, जस्ता और सिल्वर दे दे तो उसको, उस ऑप्शन को तो पहले ही एलिमिनेट कर दीजिएगा। तांबा, जस्ता और निकल के मिलने से बनता है जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट है टिन और लेड के मिलने से सोल्डर, टांका का निर्माण होता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक जो शॉप होते हैं या जो इलेक्ट्रिकल का जो वर्क कर रहे होते हैं तो वो शोल्डिंग करने के लिए सोल्डर का इस्तेमाल करते होंगे। सिल्वर कलर का होता है, आपने देखा होगा टीवी वगैरह का जो ठीक किया जाता है तो वहाँ सोल्डिंग जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड के अंदर आपने देखा होगा जो सर्किट वगैरह को का जो काम किया जाता है तो वहाँ सोल्डिंग करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। टिन और लेड से बना हुआ मिश्र धातु जिसका नाम है सोल्डर या फिर उसको कहते हैं टांका। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। और ये जो नेशनल पार्क है किस राज्य से बिलोंग करते हैं और किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार में है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान यह जम्मू कश्मीर में है। और ये किस लिए फेमस है, तो यहाँ जो है ना, यहाँ का राजकीय पशु है हंगुल, ये हंगुल के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा। गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, गुजरात में है। और यहाँ एशियाई शेर जो है, एशियाई शेर के लिए ये गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है फेमस है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यह अरुणाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए यह फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए जो भी राष्ट्रीय उद्यान है इसमें जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे राजकीय पशु हंगुल है, एशियाई शेर है, इसका मतलब ये नहीं है जो यहाँ पे सिर्फ एशियाई शेर ही पाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में है इस वजह से यहाँ पे ये फेमस है। अदर और भी एनिमल जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये मणिपुर में है। और ये संगाई हिरन के लिए फेमस है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान निकोबार में। और इसमें एक लद्दाख है। लद्दाख का जो राजकीय पशु है वो क्या है आपको बताना है। तो देखिए लद्दाख का जो राजकीय पशु है वह है स्नो लेपर्ड। क्या है, स्नो लेपर्ड।
महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये तो अंडमान निकोबार में है, ये तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लद्दाख है, लद्दाख का राजकीय पशु है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है स्नो लेपर्ड। ये ध्यान रखिएगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पैंथरा यूनिसिया। पैंथरा यूनिसिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आगे है कोशिका के बारे में बताया जा रहा है। कुछ इसी तरीके से आपको इस बुक में, इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, या ये कहिए वन लाइनर पॉइंट्स मिलेगा। और कहीं ना कहीं अपने आप में बेहतरीन ये बुक है। इसमें जितना भी फैक्ट्स दिया हुआ है वन लाइनर फॉर्मेट में, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ये बेसिक इसमें फैक्ट्स दिया हुआ है, और मेरे को लगता है काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन का जो है ना कनेक्शन एक दूसरे से इसमें अच्छे से दिया हुआ है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक परचेज कीजिए और खुद से पढ़िए। ये जो मैं वीडियो आपके सामने लाया हूँ, ये रिवीजन पर्पस से है। आप बुक को पढ़ेंगे, अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखते हुए बुक को स्टडी कीजिए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पस है कि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। नेक्स्ट है कोशिका। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अब देखिए, जो तारक काय है ना, कोशिका विभाजन में काफ़ी हेल्प करता है। तारक काय का काम क्या है? कोशिका विभाजन में हेल्प करना। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। एटीपी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये कोशिका से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होंगे, ये बेसिक पॉइंट्स हो गए। इनका डिटेल एनालिसिस कीजिएगा, उसे आप, जो बुक आपके पास होगा, बायोलॉजी का बुक है तो आप उसमें देखिए। अदरवाइज इतना तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यावरण आंदोलन। अब देखिए, इस आंदोलन से रिलेटेड 3 पॉइंट्स: चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन जो राजस्थान का है। तो देखिए, चिपको आंदोलन जो था, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पर्सनालिटी सुंदरलाल बहुगुणा 1973। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है चिपको आंदोलन से रिलेटेड। चिपको आंदोलन बेसिकली क्या था ना, पेड़ों को जो काटा जा रहा था, तो वहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा और इनके जो भी फॉलोअर थे वो सारे क्या होते हैं, पेड़ों से चिपक जाते हैं, है ना। मतलब पहले आप मुझे काटो, फिर उसके बाद देन आप इस पेड़ को काटना। तो ये आंदोलन इससे रिलेटेड है। 1973 में इसकी मतलब इसको स्टार्ट किया जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, नर्मदा नदी से रिलेटेड है। खेजड़ली आंदोलन राजस्थान, अमृता देवी बिश्नोई 1730। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बचपन बचाओ आंदोलन। देखिए, बचपन बचाओ आंदोलन ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा स्टार्ट किया गया। जैसा कि आपको पता होगा, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। कब? 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी और इनके साथ मलाला यूसुफजई को दिया गया था। दोनों को एक साथ दिया गया था 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार। चिपको आंदोलन को, अब देखिए यहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल प्राइज जो है, ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है। क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। और 2024 का नोबेल पुरस्कार कौन कौन से व्यक्तियों को दिया गया है, अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे करंट अफेयर है
जो बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए, जैसे नोबेल प्राइज़, भारत रत्न हो गए, पद्म विभूषण हो गए, फिर उसके बाद जैसे कि स्पोर्ट्स में आपका टेनिस हो गया, है ना? अभी जैसे ग्रैंड स्लैम चल रहा है, फ्रेंच हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, विंबलडन हो गया, अभी यूएस वाला नहीं हुआ है, 3 हो चुके हैं। तो इन सब से रिलेटेड आपको बेसिक ये तो मोटे-मोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो अगर आपको, मैं सिर्फ कमेंट सेक्शन में ये जानना चाह रहा हूँ, जो नोबेल प्राइज़ जो है कितने क्षेत्र में दिया जाता है और 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है वो कौन-कौन से व्यक्तियों को दिया गया है? तो चिपको आंदोलन, अब देखिए चिपको आंदोलन को कर्नाटक में एपिक्को आंदोलन भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। श्वसन तंत्र की जो इकाई है, इसका नाम क्या है? कुपिका। और किडनी की जो इकाई है, इसे क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रोग व कारक के। कुछ रोग हैं और इनके कारक। आइए देख लेते हैं। टाइफाइड रोग। देखिए टाइफाइड रोग जो है ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। जो कारक है, तपेदिक या क्षय रोग जिसे बोला जाता है, ये माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। डिप्थीरिया किरैनी बैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा होता है। चेचक वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। ये भी पता होना चाहिए कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, कौन सा वायरस से होता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। छोटी चेचक ये वेरिसेला वायरस से, वेरियोला चेचक ध्यान रखिएगा, और छोटी चेचक चेचक वेरियोला और छोटी चेचक वेरिसेला वायरस। एड्स ये रेट्रो वायरस के द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें मलेरिया की बात कर लेते हैं। तो मलेरिया जो होता है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। इसका जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये ध्यान रखिएगा। डेंगू डेंगू मादा एडीज जो कि एक वायरस है, इसके द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। निद्रा रोग सीसी फ्लाई, जिसे टी एस, है ना, टी एस ई या टी एस ई टी एस वाई सी सी, ये यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है। तो सीसी फ्लाई जो मक्खी है, इसके द्वारा निद्रा रोग होता है। कोरोना जो कि 2020 में आया था, जो कि अपने आप में बहुत ही भयावह एक तरह से वायरस था। इसका नाम है सार्स कोव 2 वायरस, है ना, ये भी वायरस से ही उत्पन्न हुआ था। तो ये एक प्रकार का वायरस ही था। और ये कौन सा वायरस था? सार्स कोव 2 वायरस, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब एपिसोड 2 में इतने ही फैक्ट्स थे। अब एपिसोड 3 की बात करते हैं। एपिसोड 3 में देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। प्रकीर्णन। तो देखिए स्कैटरिंग क्या होता है? आकाश का नीला रंग एवं सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा प्रकीर्णन के कारण होती है। आपने पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में, फिजिक्स का ये पार्ट है। प्रकीर्णन क्या होता है? आकाश का नीला रंग एवं सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य की जो लालिमा होती है वो किसके कारण होती है? सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है, ये ध्यान रखिएगा। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग जो होता है ना, वो स्मोक प्लस फॉग के कारण होता है स्मॉग। अब वो क्या है? तो देखिए धुआं और कोहरे के मिश्रण को स्मॉग कहा जाता है। यह वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। भारत का पहला स्मॉग टावर ये कहाँ है? दिल्ली में स्थापित किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समस्थानिक के बारे में। बहुत ही कम कन्फ्यूजन रहता है ऐसे क्वेश्चनों में। समस्थानिक क्या होता है ना, समभारिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, देख लेते हैं। समस्थानिक एक आइसोटोप इसे बोला जाता है इंग्लिश में। समस्थानिक एक तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, बस इतना सा ध्यान रखिएगा, जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। 1H1 H12 ऐसा ना, H11 H12 H13, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे हाइड्रोजन के
समस्थानिक, और ये 3 ही समस्थानिक है। रेडियम की खोज 1902 में पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी को लेकर के मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी को फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कोशिका। कोशिका के बारे में हमने अभी देखा था, और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी या कोशिका जैविकी कहते हैं। कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस जो होता है ना, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, पावर हाउस जो होता है वो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है कोशिका में राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती या आत्महत्या की थैली बोला जाता है। नेक्स्ट है कोशिका का परिवहन अंग या अंतः प्रद्रव्यकी जालिका को कहा जाता है कोशिका का परिवहन अंग। जीवों की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे कोशिका का परिभाषा कभी कभी पूछ लिया जाता है। जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला है नाभिकीय रिएक्टर। क्या है? नाभिकीय रिएक्टर। आइए देख लेते हैं। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम का उपयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़ कैडमियम, और इसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट व भारी जल D2O का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम और मंदक के रूप में ग्रेफाइट व भारी जल, यानी कि जिसका क्या मतलब केमिकल नेम जो है, फॉर्मूला है D2O। नेक्स्ट है सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। ये ध्यान रखिएगा, सूर्य जो होता है ना, सूर्य की जो रोशनी आती है, ये नाभिकीय संलयन की वजह से वहाँ पे सूर्य का फॉर्मेशन होता है। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। परमाणु बम आपने सुना होगा। कृत्रिम सूर्य बनाने वाला पहला देश जो है वो चीन है, जिसका नाम क्या रखा गया था? ईस्ट, EAST, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। पीएच पैमाने की खोज पीटर सोरेनसन ने की थी। ठीक है ना, सीधे पीएच पैमाने का सीधे खोज पूछ लेता है तो पीटर सोरेनसन। किडनी की पथरी में कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हार्मोन। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ध्यान रखिएगा, और मादा हार्मोन जो होता है वो है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है ना, मादा हार्मोन ध्यान रखिएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और नर हार्मोन जो है ये है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये स्तन ग्रंथियों में दुग्ध उत्पादन में मदद करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भूस्थिर कक्षा, देख लेते हैं। भूस्थिर कक्षा में पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सीधे सीधे भूस्थिर कक्षा की हाइट पूछ ली जाती है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। यह कक्षा पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है। भूस्थिर कक्षा में घूमने वाला उपग्रह यानी कि जो सैटेलाइट है वह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करता है। गहराई को मापने की जो इकाई है ना, जो गहराई मतलब समुद्र की गहराई कह सकते हैं, है ना, तो उसको जो मापा जाता है वो फैदोमीटर में मापा जाता है। उसकी जो यूनिट है वो है फैदोमीटर। पेड़ों की आयु का पता लगाने की जो पद्धति है वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ध्यान रखिएगा। पेड़ों की जो आयु का पता लगाया जाता है C12 पद्धति के द्वारा, तो वो होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि जब जीवाश्म का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? पैलियोंटोलॉजी।
लॉजी का मतलब ही होता है क्या? अध्ययन करना। और बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो जब हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं तो उसे यानी पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक एसिड, जिसे कि सोडियम बेंजोएट भी कहा जाता है, का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो पैकेजिंग जो फूड होते हैं डब्बे के अंदर जो होते हैं, उनको जो सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है केमिकल का, उसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड, है ना। सेब एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टेंडन, टेंडन क्या है? तो यह हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। ये हड्डी हो गई, ठीक है, इस तरीके से। और हड्डी के ऊपर जो मांस का जो लेयर होता है ना आपकी बॉडी में, तो मांस का जो लेयर है और इन दोनों का जो जॉइंट सेक्शन है यहाँ पे जॉइंट, ये किसकी मदद से जुड़ा होता है? टेंडन की मदद से जुड़ा होता है। लिगामेंट की बात करें तो यह हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। जैसे ये हड्डी है और यहाँ पे एक हड्डी जॉइंट होगी, जैसे घुटने की हड्डी होगी, तो वहाँ पर में क्या होगा? लिगामेंट, ठीक है ना। तो बी, बी यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है, बोन, बोन, ये बोन को बोन से जोड़ता है, तो ये है लिगामेंट। नेक्स्ट है हीमोफीलिया, यह एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहा जाता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। जनरली क्या होता है, चोट लगने पे या कटने पे क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है, लेकिन कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक अपने आप, या फिर उसको अगर छोटा मोटा चोट है तो ऑटोमेटिक है जो अपने आप वो रुक जाता है। अगर बड़ा चोट भी है, गंभीर चोट भी है, तो उसको क्या होता है, फर्स्ट एड करके उसको रोकथाम कर लिया जाता है। लेकिन जब हीमोफीलिया का जो जिसको डिजीज होता है, उसमें क्या होता है, वो फ्लो रुकता ही नहीं है, ठीक है ना, रक्त का थक्का मतलब जमता नहीं है वो, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के बारे में। यहाँ पे विटामिन है विटामिन ए, और विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है ये है रेटिनॉल, और ये लीवर में पाया जाता है, और ये गोल्डन राइस में भी पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। विटामिन बी 1, इसका रासायन मतलब वैज्ञानिक नाम है थाइमीन। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी 12 साइनोकोबाल्मिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टेकोफेरॉल। विटामिन के फिलोक्विनोन, ठीक है। तो ये सारे के सारे वैज्ञानिक नाम थे। के विटामिन के का फिलोक्विनोन, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी 12 का साइनोकोबाल्मिन, विटामिन बी 5 का पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी 2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 1 का थाइमिन, ए का रेटिनॉल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पारा। अब देखिए Hg, इसका केमिकल संकेत या कह सकते हैं Hg, और ब्रोमीन का Br कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। बात करें सोडियम, तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। इसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और Hg क्या है? Hg की वजह से ही मीना माता रोग होता है। पारा की वजह से ही क्या होता है? पारा की अधिकता की वजह से कह सकते हैं मीना माता रोग होता है। और ये कहाँ पाया गया था? पहली बार जापान में पाया जाता है। तो जापान में पाया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑस्मियम। ऑस्मियम क्या है? ऑस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेनरी की खोज, सॉरी, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तापमान, अब देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बराबर होते हैं। पानी का जो अधिकतम तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है, और 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, बेसिकली 4 डिग्री सेल्सियस ही बराबर होता है किसके? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि ये सेल्सियस में है तो 4 डिग्री हो गया, और फ़ारेनहाइट है होगा तो 39.2 डिग्री हो गया, ठीक है।
ये आपस में बराबर है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो होती है वो 24 अक्टूबर 1945 में होती है। 1945 में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो न्यूयॉर्क यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कुल सदस्य देश जो है 193। कुल अंग जो है वो कितने हैं? 5। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सुरक्षा परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पहला हो गया महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक व सुरक्षा परिषद, चौथा हो जाएगा सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये हो जाएगा इसके कुल 5 अंग। संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुने जाने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि भारत से बिलोंग करती थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मैनचेस्टर की बात कर लेते हैं। देखिए मैनचेस्टर शहर जो है इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कपड़ों से रिलेटेड है। तो बात करते हैं भारत का मैनचेस्टर। तो भारत का मैनचेस्टर क्या है? कौन सा जगह है? अहमदाबाद, गुजरात में। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर बात करेंगे तो कानपुर, उत्तर प्रदेश में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, तमिलनाडु। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। ये सारे के सारे कपड़े से रिलेटेड है, इसलिए बोला गया ना मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर जो है एक शहर है इंग्लैंड में, सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये फेमस है। अब भारत में बात कर लेते हैं तो देखिए ये भारत का नक्शा, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। जब बात करें उत्तरी भारत का मैनचेस्टर तो वो जाएगा आपको कानपुर, ठीक है। दक्षिण भारत का बात करेंगे तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, कोयम्बटूर, है ना। और सूती वस्त्र की राजधानी तो वो हो जाएगा मुंबई, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लोकेशन वाइज भी आप ध्यान रखिएगा तो आपको ऐसा मेमोरी में रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रैंड मास्टर। अब देखिए जो ग्रैंड मास्टर है, ग्रैंड मास्टर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बेसिकली चेस से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखिएगा, चेस से रिलेटेड है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो थे वो थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी कि पहले जो इसका नाम था वो क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में दिया गया था। भारत की पहली ग्रैंड मास्टर महिला जो थी वो थी एस विजया लक्ष्मी। कौन थी? एस विजया लक्ष्मी। नेक्स्ट है हिमाद्री अनुसंधान केंद्र। अब बात करते हैं हिमाद्री अनुसंधान केंद्र की, तो यह भारत का पहला अस्थाई आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है। इसका उद्घाटन 2008 में हुआ था। भारत के अंटार्कटिक महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री, मैत्री व भारती नामक अनुसंधान केंद्र स्थित है। भारत के अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। भारती वर्ष 2013 में ये लेटेस्ट कह सकते हैं नवीन केंद्र बना है। नेक्स्ट पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो देखिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले उच्चतम नागरिक पुरस्कार का क्रम कौन कौन सा है? तो सबसे पहले नंबर पे आता है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, फिर उसके बाद पद्मश्री। ये सारे के सारे जो है ना सिविलियन अवार्ड है। कौन से अवार्ड है? सिविलियन अवार्ड है, यानी कि हाईएस्ट कह सकते हैं नागरिक पुरस्कार है। और उनका क्रम मैंने बता दिया, भारत रत्न। अब आपको पता होना चाहिए कि 2024 का जो है अभी लेटेस्ट जो अभी मिला है 2024 का भारत रत्न कौन कौन से व्यक्तियों को मिला है। तो कुल मिलाकर के 5 लोगों को, 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है, जिनमें से 2 प्रधानमंत्री हैं। कौन कौन से हैं तो मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। पहला देखिए, पहला मिला कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं।
दूसरा जो मिला लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि 7th क्या थे, वाइस प्राइम मिनिस्टर थे। क्या थे? 7th वाइस, मतलब अभी भी हैं लाल कृष्ण आडवाणी, तो 7th वाइस प्राइम मिनिस्टर जो है वो रह चुके हैं। ठीक, तो एक तो हो गए कर्पूरी ठाकुर, बिहार के सीएम, 2 बार रह चुके, तो ये मैंने बता दिया। दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो थे ये 9वें क्रम के प्रधानमंत्री थे भारत के। 9वें क्रम के क्या थे? प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। चौथे नंबर की बात कर लेते हैं, तो चौथे नंबर पे चौधरी चरण सिंह। अब देखिए ये क्रम जो मैं बता रहा हूँ ना, वो पहले दूसरे ऐसा मत समझिएगा, मैं 5 व्यक्तियों के नाम बता रहा हूँ एक एक करके, 1 2 3 4 ऐसे बात समझिएगा। तो चौथे जो थे वो थे चौधरी चरण सिंह, ये ध्यान रखिएगा। और ये 5वें क्रम के भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 5वें क्रम के भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, तो 4 व्यक्ति हो गए। और 5वें जो व्यक्ति थे वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन जो थे ये कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये 5 लोगों को भारत रत्न 2024 का लेटेस्ट मिला है। तो बिल्कुल एकदम याद कर लीजिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आपको ये 5 नाम तो जरूर याद होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और एम.एस. स्वामीनाथन। और आपको पद्म विभूषण के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपने पढ़ रखा है करंट अफेयर में, आप अगर देख रहे हैं, ठीक है ना कहीं से आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर, तो आप कमेंट सेक्शन में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है ये आप हमको बताइए। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ, 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है लेटेस्ट, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नागरिकता। अब देखिए यहाँ पे नागरिकता भारत में एकल नागरिकता है ना, जो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ध्यान रखिएगा, संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। यानी कि आर्टिकल आर्टिकल कहाँ से? आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, चीन व भूटान, ये 3 देशों से लगती है। ध्यान रखिएगा, सिक्किम जो है, सिक्किम जो है ये 3 देशों से इसकी जो बाउंड्री है सिक्किम राज्य की वो लगती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। ठीक है, एपिसोड 2 और 3 इसमें कवर करा दिया गया है इस वीडियो में। आगे के जो एपिसोड्स हैं इसी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन दें इस वीडियो के बारे में। और कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अब से कोशिश करेंगे जो रेगुलर बेसिस पे वीडियो को अपलोड कर दिया जाए। ये जो बुक मैं कवर करा रहा हूँ ये है 7 फेरों की सीरीज, गौरव सर की बहुत ही बेहतरीन बुक है। हैंड रिटन नोट्स के तौर पे तैयार किया गया है, 1 लाइनर फॉर्मेट में। इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनका जो समावेशन आपने देखा होगा, इसमें मैंने आपको पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन बताए, कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, कुछ करंट अफेयर के अभी जो हैं वो मिलते जुलते कुछ वो थे, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो मिक्सअप है। जब आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतरीन तैयारी माना जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले एपिसोड्स को कवर करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।